हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 2 पार्ट पिछले हम पढ़ चुके हैं, एक तीसरा पार्ट है ये। तो इसमें पढ़ने वाले हैं मानव में श्वसन तंत्र। पिछले पढ़ लिए हैं पौधों में श्वसन तंत्र, श्वसन इस सब के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में श्वसन तंत्र। तो इस चैनल पे जो भी नए-नए स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और स्टार्ट करेंगे आज हम लोग मानव में श्वसन तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। चलिए स्टार्ट करते हैं मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र। मानव मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो मानव में श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है, मतलब श्वसन की क्रिया कैसे होता है। तो मानव का श्वसन तंत्र यानी कि अनेक अनेक अंग के द्वारा, अनेक तंत्रों के द्वारा एक श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। जैसे अनेक अंग मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है। जैसे श्वसन तंत्र में बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे नाक हो गया, फेफड़ा हो गया, और भी बहुत चीज़ है, जिससे ग्रसनी हो गया। ग्रासनली ये सब से होते हुए जैसे जाता है हमारा जो ऑक्सीजन है, मतलब जो गैस होता है, वो गैस हमारे फेफड़ों तक जाता है। फेफड़ों से हमारे शरीर के सभी अंगों तक जाता है। ये सब सभी का अंग को मिलाकर श्वसन तंत्र कहलाएगा। और श्वसन की प्रक्रिया हो गया जैसे कि हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये हो गया श्वसन। और श्वसन तंत्र हमारा सभी अंगों को मिलाकर जो मतलब जिस क्रिया के लिए जो सभी अंग कार्य कर रहे हैं, उसके सभी अंगों को मिलाकर जो तंत्र का निर्माण होता है, उसी को या श्वसन तंत्र कहते हैं। या और भी जैसे होता है पाचन तंत्र, ये सब सभी को मिलाकर होता है। तो वैसे ही इसमें श्वसन तंत्र है। तो मानव में श्वसन तंत्र की क्रिया का क्रिया का मतलब कैसे होता है क्रिया, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है मानव में श्वसन की क्रिया। मानव में श्वसन की क्रिया किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसका वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे इसका परिभाषा। मानव में क्वेश्चन है, मानव में श्वसन की क्रिया का, श्वसन की क्रिया का वर्णन करें। वर्णन करें। मानव में श्वसन की क्रिया का वर्णन करें। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रिया का वर्णन करें, यही हो गया। तो मानव में श्वसन की क्रिया कैसे होता है, ये सब का सभी के बारे में वर्णन करना है। मानव की श्वसन की क्रिया किस अंग से होता है, कैसे कैसे होता है, सबका काम क्या है, यही सब हम आप लोग को आज बताने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र में। तो पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं, मानव में श्वसन की क्रिया क्या होता है। तो उसे लिख लेते हैं, क्या है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। मतलब जो भोज्य पदार्थ होता है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज, भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब तोड़ कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, उसी को श्वसन कहते हैं। ये पिछले वीडियो में बताए हैं कि जो होता है भोज्य पदार्थ, उसको श्वसन की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन होता है, उसकी सहायता से तोड़कर उसे ऊर्जा में परिवर्तित कर देना ही श्वसन कहलाता है। तो वही होगा, इसको थोड़ा-सा सजा कर लिखने से क्या होगा, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। तो लिखेंगे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का क्रिया के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप होगा। भोज्य पदार्थों का श्वसन के क्रिया के फलस्वरूप
फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन की क्रिया कहते हैं। श्वसन का क्रिया कहा जाता है, मतलब ये मानव में श्वसन हो गया। जैसे मानव में श्वसन की क्रिया द्वारा क्या होता है, तो भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है। अब इसका एक समीकरण बना लीजिए। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होता है, ऑक्सीजन के से अभिक्रिया करके लिखेंगे C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन ही तोड़ता है, तो इसका मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ, इसका मतलब तभी तोड़ा है ऑक्सीजन ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन की क्रिया होगा तो क्या होगा, ऊर्जा निकालेगा प्लस CO2 निकालेगा प्लस H2O निकालेगा। इसको पिछले वाला वीडियो में बताए थे H2O कैसे निकालता है, वाष्प के रूप में थोड़ा थोड़ा निकालता है H2O, उसी को बोलते हैं। वही हो गया, H2O आ गया, इसमें भी मतलब जल आ गया। तो अब इसको हम संतुलित कर देंगे, तो इधर लिख देंगे 6 और 6 यहाँ पे 6, सभी संतुलित हो गया। आप लोग ये वाला रासायनिक शास्त्र में हम आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। अभी सिर्फ इसको टाइम ज्यादा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको याद ही कर लीजिएगा अभी, क्योंकि इसको अब बायोलॉजी में सीध की संतुलित कीजिएगा, कीजिएगा तो उतना टाइम दीजिएगा झूठ के। ये वाला 1-2 गो है ही है, इसको याद कर लीजिए, वही बहुत अच्छा है। अब उसके बाद लिखिए श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग क्या है। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग क्या है, तो सभी को अंग को लिखेंगे। श्वसन तंत्र में जैसे नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, ये हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब को लिखेंगे और ये सब का वर्णन करेंगे। ये सब का भी वर्णन करना है, तो लिखेंगे श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग कौन कौन है, वर्णन करें। आप लोग ऐसे अगर 5 नंबर में आ जाता है कि श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन है, वर्णन करें, तो आप लोग सिर्फ ऐसे लिख लेंगे कि श्वसन तंत्र प्रमुख अंग निम्नलिखित है। फिर उसके बाद लिखेंगे पहला लिखेंगे नाक लिखेंगे, क्योंकि पहला क्रिया नाक से ही होता है। नाक से ही श्वसन, पहले हवा जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसके बाद वहां से हमारे फेफड़ा तक पहुंचता है। यहाँ से ग्रसनी, ये सब के माध्यम से, स्वर्ण नली के माध्यम से, ये सब आप लोग को बताएंगे हम। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग में पहला हो जाएगा क्या, नाक हो गया। अब नाक का वर्णन करना है, तो नाक का वर्णन करेंगे। तो नाक कहते हैं किसको, तो यह श्वसन तंत्र की सबसे प्रथम भाग अंग होता है। मतलब श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रिया के लिए जो सबसे पहला क्रिया होता है वो नाक के द्वारा ही होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे नाक से ही हमारे फेफड़ा तक जाता है। हमारे फेफड़ा तक मतलब जाता है जो होता है ऑक्सीजन या गैस होता है, कोई भी गैस होता है, वो फेफड़ा तक जाके तो सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ से तो गैस ही जाता है, कोई भी गैस हो। तो श्वसन नाक में क्या हो जाएगा, नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। नाक में देखिए 2 छिद्र पाया जाता है, और 2 छिद्र पाया जाता है। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। ये 2 छिद्र होता है, ये 2 छिद्र की सहायता से हमारे हवा होता है, वो हवा को हमारे शरीर के अंदर किया जाता है। और नाक के दीवार पर बाल पाए जाते हैं, जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। नाक में देखिएगा छोटा-छोटा बाल होता है। वो जो छोटा-छोटा बाल होता है, वो हमारे शरीर में जो हवा लेते हैं, उसमें जो धूल कण होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसको रोकता है वो, और वो रुक जाता है, जिसके कारण हमारा हवा स्वच्छ जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए कभी भी आप लोग साँस लीजिएगा तो मुँह से नहीं, नाक से ही लेना चाहिए,
क्योंकि नाक में हमारा छोटा-छोटा बाल होता है जिसकी सहायता से धूल कण रुक जाता है और वही हो गया सूक्ष्मजीव भी रुक जाता है। और नाक में घ्राण क्षेत्र भी होता है जिसे सूंघने की क्षमता होती है। नाक में एक घ्राण क्षेत्र होता है जिससे सूंघने की क्षमता होती है, मतलब नाक से हम सूंघ भी सकते हैं, वही सूंघने की क्षमता को घ्राण के माध्यम से सूंघ सकते हैं हम लोग। तो वही हो गया नाक में घ्राण पाया जाता है जिससे सूंघने की क्षमता होती है। तो नाक का बारे में हम वर्णन करेंगे। अब नाक के बारे में हम पूरा परिभाषा लिखा देते हैं आप लोग को। तो लिखेंगे नाक, नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। नाक श्वसन तंत्र का, आप लोग के सभी का नोट्स मिलेगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, हम सभी का नोट्स देंगे। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से हवा को अंदर लेते हैं, जिसकी सहायता से हवा को अंदर लेते हैं। मतलब नाक में श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से हवा को अंदर लेते हैं। उसके बाद क्या है, अंदर किया जाता है। नाक नाक के दीवार पे, नाक के दीवार में, नाक के दीवार में बाल पाए जाते हैं, जो हानिकारक सूक्ष्मजीव तथा धूल कण को रोकता है। नाक में घ्राण क्षेत्र पाए जाते हैं जो सूंघने में मदद करता है, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग में पहला हम नाक बोले हैं। नाक का परिभाषा भी लिख दिए। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से हवा को अंदर लेते हैं। नाक के दीवार में बाल पाए जाते हैं जो हानिकारक सूक्ष्मजीव तथा धूल कण को रोकता है। नाक में घ्राण क्षेत्र पाए जाते हैं जो सूंघने में मदद करता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। काफी आसानी से हम आप लोग को ये वाला बताए हैं नाक के बारे में। आप लोग एक बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। सिर्फ आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। अब उसके बाद नाक के बाद क्या पढ़ेंगे, ग्रसनी। नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहा जाता है। नासा गुहा होता है, नासा गुहा। यहाँ से घुमावदार एक मतलब घुमावदार संरचना होता है, उसी को ग्रसनी कहा जाता है। तो ग्रसनी का भी बहुत शॉर्ट ये आंसर है। तो इसे पहले हम इरेज करेंगे, उसके बाद ही ग्रसनी का हम आंसर देंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमारा क्या हो गया, ग्रसनी। दूसरा क्या होगा, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होगा,
नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहते हैं। ये काफी शॉर्ट आंसर है। नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी कहते हैं। नासा गुहा के आगे घुमावदार क्षेत्र को, घुमावदार संरचना को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ये दूसरा भी हो गया। अब ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है? स्वर नली में। ये जो स्वर नली होता है, यहाँ से भी हमारा मतलब जो हवा होता है यहाँ से जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद जाता है स्वर नली में। स्वर नली यहाँ होता है। आप लोग यहाँ पे जानते हैं, बोलते हैं आप लोग, तो यहीं से बोलाता है, तो ये स्वर नली यही होता है। इसी को स्वर नली कहते हैं। तो स्वर नली से होते हुए जाता है, तो स्वर नली को भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो स्वर नली किसे कहते हैं? फैरिक्स के आगे पीछे चौड़ी नली के रूप में खुलती है। स्वर नली होता है वो फैरिक्स ये वाला होता है। तो जो उठा वाला भाग होता है इसे फैरिक्स कहते हैं। इसके इसके पीछे चौड़ी नली होती है, चौड़ी नली खुलती है। इसके जो पीछे होता है इसकी चौड़ी नली खुलती है और रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। उसी को स्वर नली कहते हैं। मतलब फैरिक्स के पीछे एक चौड़ी नली खुलती है, उसी को स्वर नली कहा जाता है। आवाज का केंद्र भी कहा जाता है। और इसे जो होता है स्वर नली, उसे आवाज का केंद्र भी कहा जाता है। और फैरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस कहते हैं। मतलब जो फैरिक्स है जिस छिद्र द्वारा खुलता है उसे ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है उसे एपिग्लोटिक कहते हैं। एपिग्लोटिक्स वो ढक्कन होता है, क्यों होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं तो कभी-कभी देखते हैं नाक में चला जाता है, तो वही एपिग्लोटिस होता है। वो कभी-कभी खुला रह जाता है, जिसके कारण जो भोजन का कण होता है हमारे नाक में चला जाता है, जिसके कारण हम लोग सरक जाते हैं। तो वही होगा एपिग्लोटिक्स। अगर सही से बंद रहता है तो हम लोग सरकते नहीं हैं, जिसका कार्य भोजन के स्वर नली में भोजन जाने से रोकना। मतलब भोजन के स्वर नली में भोजन को जाने से रोकने के लिए एपिग्लोटिक्स होता है। तो लिखेंगे अब स्वर नली किसे कहते हैं? तीसरा हो जाएगा स्वर नली। स्वर नली, स्वर नली किसे कहते हैं? तो लिखेंगे फैरिक्स के पीछे चौड़ी नली के रूप में खुलता है। फैरिक्स के पीछे चौड़ी नली के रूप में खुलता है खुलता है जिसे स्वर नली कहा जाता है। जिसे स्वर नली कहा जाता है। स्वर नली कहा जाता है। ये फैरिक्स के पीछे चौड़ी नली के रूप में खुलता है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। अब इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। मतलब स्वर नली जो होता है, फैरिक्स होता है, फैरिक्स को आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तो लिखेंगे इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ये तो पहले ही लिखा हुआ है स्वर नली, यानी कि स्वर नली यानी कि स्वर का मतलब जो उच्चारण करने का नली होता है उसी को स्वर नली कहते हैं। ये तो लिखा हुआ है, आप लोग इसे देखकर ही समझ जाइएगा स्वर नली क्या होता है। भी कहा जाता है। फैरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लोटिस कहा जाता है। फैरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है, लैरिक्स में खुलता
है उसे ग्लोटिस कहा जाता है। ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस कहा जाता है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। जिसका कार्य है भोजन को स्वर नली में जाने से रोकना। जिसका कार्य है स्वर नली में भोजन को जाने से रोकना। भोजन को जाने से रोकना। स्वर नली किसे कहते हैं आप लोग समझ गए। फेरिक्स के पीछे चौड़ी नली रूप में वो खुलता है। जो फेरिक्स होता है उसके पीछे चौड़ी नली के रूप में खुलता है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। स्वर नली होता है उसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि आवाज हमारा यहीं से निकलता है, स्वर नली से ही। अब उसके बाद फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लोटिस कहा जाता है। मतलब जो फेरिक्स होता है जिस लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लोटिस कहा जाता है। मतलब ये जो फेरिक्स है जो जिस लैरिक्स में खुलता है, मतलब इधर एक भाग होगा लैरिक्स, उस लैरिक्स में जब खुलता है तो उसे ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है। ग्लोटिस वही बोले हम जो हमारे शरीर जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसके भोजन का कण कभी कभी हमारे नाक में चला जाता है, तो वही ग्लोटिस का ढक्कन जो है खुला रह जाता है, जिसके कारण हमारे नाक में चला जाता है भोजन का कण, जिसके कारण हम लोग सड़क जाते हैं। तो ग्लोटिस कहा जाता है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, जिसका कार्य है स्वर नली में भोजन जाने से रोकना। मतलब वही हम बोले भोजन को जाने से रोकता है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ग्रसनी, स्वर नली और नाक तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक है ब्रोकाई। ब्रोकाई है सिर्फ, इसको भी अब पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे इरेज कर लेते हैं। चौथा ब्रोकाई। ब्रोकाई 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 किसे कहते हैं? तो ब्रोकाई क्या होता है? स्वर नली बक्ष गुहा के में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। मतलब जो स्वर नली के बक्ष गुहा होता है वो हमारे फेफड़ा के जो यहाँ तक तो एक नली से आया, फेफड़ा दो गो होता है तो दो नली में बढ़ जाता है, यहाँ से विभाजित हो जाता है, उसी को ब्रोकाई कहते हैं। जब दो दो भाग में जो बढ़ता है उसी को ब्रोकाई कहते हैं। जैसे हमारा दो फेफड़ा, एक नली से ही हवा आ रहा है तो दोनों फेफड़ा में जाएगा, तो जहां से बढ़ता है दोनों फेफड़ा में जाने के लिए उसी को कहते हैं ब्रोकाई। तो लिख लेंगे ब्रोकाई। स्वर नली बक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। स्वर नली बक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। जिसे ब्रोकाई कहते हैं। ब्रोकाई
ब्रोकाई कहते हैं। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। है। प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है, जिसे ही ब्रोकाई कहा जाता है। देखिए, स्वर गुहा बक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो जो स्वर नली है वो बक्ष गुहा में पहुंचता है। स्वर नली जो जा रहा है यहाँ से बक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, और विभाजित हो जाता है जिसे ब्रोकाई कहते हैं। तो दो भागों में विभाजित हो गया जहाँ जाकर, उसी को ब्रोकाई कहते हैं। प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है, मतलब दोनों भाग में एक एक फेफड़ा होता है। मतलब दो भाग में बट गया, यहाँ से दो पैप निकल गया और दोनों भाग में एक एक फेफड़ा होता है। यहाँ तक को आप लोग को समझ में आ गया होगा। ब्रोकाई आप लोग को बता दिए, नाक बता दिए, ग्रसनी बता दिए, स्वर नली बता दिए, अब ये ब्रोकाई बता दिए। अब हम लोग को पढ़ना है श्वसन की क्रिया। दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। जो श्वसन की क्रिया होता है दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला हो गया प्रश्वास, दूसरा हो गया उच्छ्वास। तो प्रश्वास में हमारे हम लोग शरीर के हवा को शरीर के अंदर लेते हैं, वही जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जाता है हमारे हरे कोशिकाओं तक। और जो उच्छ्वास होता है वो हमारे कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाहर निकल जाता है, उसी को उच्छ्वास कहते हैं। इसको थोड़ा सा सजा कर लिखने के लिए बड़ा होगा, बड़ा उसको करना पड़ेगा। तो लिखेंगे श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन क्रिया जो होता है दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला क्या? प्रश्वास, दूसरा उच्छ्वास। प्रश्वास किसे कहते हैं? प्रश्वास किसे कहते हैं? तो प्रश्वास पहले जान लेंगे। प्रश्वास वही होगा जो हमारे शरीर के अंदर जो हवा जाता है और फेफड़ा से ऑक्सीजन फेफड़ा से शुद्ध होकर ऑक्सीजन जाता है हमारे हीमोग्लोबिन तक। हीमोग्लोबिन से हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, और कोशिकाओं में जाकर जो ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये तो हो गया क्या? प्रश्वास। और उच्छ्वास में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ हमारे फेफड़ा तक आता है। फेफड़ा के बाद वह हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो प्रश्वास पहले हम लोग जान लेंगे या सर लिखेंगे। प्रश्वास में क्या होता है? श्वसन के क्रिया के दौरान हवा का नाक से होते हुए फेफड़े तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन का फेफड़े की दीवारों से स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने को प्रश्वास कहते हैं। मतलब हवा को हवा को नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ा तक पहुंचना, और फेफड़ा से रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन की सहायता से हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचना, और कोशिकाओं तक में जाने की प्रश्वास कहते हैं। वही जो हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है उसी को प्रश्वास कहते हैं। इसको लिख लेंगे। श्वसन की क्रिया में श्वसन की क्रिया के दौरान हवा से क्रिया के दौरान नाक के माध्यम से हवा को फेफड़ा तक पहुंचाना तथा फेफड़ा से शरीर के फेफड़ा तक पहुंचाना
एवं ऑक्सीजन का फेफड़े की दीवारों में स्थित फेफड़ा तक पहुँचाना एवं तथा फेफड़ा के दीवारों में स्थित रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना। शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना प्रश्वास कहलाता है। प्रश्वास क्या कहलाता है? श्वसन की क्रिया के दौरान नाक के माध्यम से हवा को फेफड़ा तक पहुँचाना और फेफड़ा के दीवारों में स्थित रक्त में हेमोग्लोबिन जो पाया जाता है, उसकी सहायता से जो हमारे फेफड़ा में रक्त पाया जाता है, रक्त में हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन हमारे सभी शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचता है और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। अब दूसरा हो गया क्या हमारा? उच्छ्वास। तो उच्छ्वास भी पढ़ेंगे, तो पहले हम इसे इरेज करेंगे। तो ब्रोकाई हो गया, श्वसन की क्रिया दो सम्मिलित रूप है। पहला प्रश्वास हो गया, श्वसन की क्रिया के दौरान नाक के माध्यम से हवा को फेफड़ा तक पहुंचना तथा फेफड़े के दीवारों में स्थित रक्त में कोशिकाओं में उपस्थित हेमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना प्रश्वास कहलाता है। अब उच्छ्वास पढ़ेंगे, तो इसे पहले इरेज कर लेते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? उच्छ्वास। दूसरा क्या है? उच्छ्वास। उच्छ्वास में क्या होता है? शरीर में श्वसन की क्रिया के दौरान शरीर में के सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आना। मतलब हेमोग्लोबिन के साथ वही जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया के दौरान, तो फिर से पुनः हमारे हेमोग्लोबिन के साथ फेफड़ा तक आना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। उसके बाद फेफड़ा से नाक के माध्यम से उसे फिर से वायुमंडल में छोड़ देना उच्छ्वास कहलाता है। और पुनः इसे वायुमंडल में छोड़ देना, हमारे शरीर से बाहर निकालने के इस पूरे प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। मतलब हमारे शरीर के जो पूरा प्रक्रिया होता है निकालने की, इसी को उच्छ्वास कहते हैं। तो लिख लेंगे उच्छ्वास का परिभाषा। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे फेफड़ा तक पहुंचना
इसके बाद उसके बाद फेफड़ा से नाक के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। उच्छ्वास कहते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे फेफड़ों तक पहुंचना, उसके बाद फेफड़ों से नाक के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित होता है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः हेमोग्लोबिन के साथ गया जैसे ऑक्सीजन, उसी तरह से हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे कोशिकाओं से फेफड़ा तक पहुंचता है और फेफड़ा से नाक के माध्यम से हवा जैसा बाहर निकल जाता है, उसी को बोलते हैं उच्छ्वास। अब श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार बोर्ड में, मैट्रिक बोर्ड में, तो इसको आप लोग जान लेना बहुत आवश्यक है। तो लिख लीजिए पहले, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। आज हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर 2 श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? तो श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? पहला श्वसन लिख के उसके बाद डैश देके इसको हम अंतर स्पष्ट करने के लिए लिख लेंगे। श्वसन एवं, आप लोग लिखिएगा तो लिख दीजिएगा श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद लिखिएगा श्वसन लिखकर डैश दीजिएगा। अब लिखिएगा, एक श्वासोच्छ्वास वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो श्वसन का वही हो जाएगा, लेकिन श्वासोच्छ्वास का दूसरा होगा। तो लिखेंगे वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब दूसरा क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास। ये हो गया पहला, ये दूसरा श्वासोच्छ्वास। श्वसन तो पहले ही आप लोग को बता दिए हैं, तो इसको समझाने की कोई जरूरत न है। अब श्वासोच्छ्वास क्या है, जो आप लोग समझ लीजिए। तो श्वसन की दो अवस्थाएं, प्रश्वास तथा उच्छ्वास को सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब जो श्वसन के दौरान श्वसन के दौरान जो दो अवस्थाएं होती है श्वसन की क्रिया में, प्रश्वास तथा उच्छ्वास, उसी दोनों क्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब जो प्रश्वास होता है और उच्छ्वास दोनों को अगर मिला देंगे तो हम लोग श्वासोच्छ्वास बोल सकते हैं उसको। तो लिखेंगे श्वसन की क्रिया
श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास। श्वसन के 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जो दोनों प्रक्रिया मिला होता है, जैसे प्रश्वास तथा उच्छ्वास दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। एक और प्रक्रिया है विसरण। एक विसरण है, एक और समझ लीजिए आप लोग, बस 2 मिनट का काम है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसे हम इरेज कर लेते हैं। एक आप लोग पढ़ लीजिए विसरण। विसरण पढ़ के आप लोग को छुट्टी मिल जाएगा। लास्ट टॉपिक है विसरण। जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली के पार कर के जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली की पार करके जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। तो उसे विसरण कहते हैं। जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ से हमारा चैप्टर हो जाता है द एंड। तो जो भी चैनल पे नए नए स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। तो आप लोग के बीच हम ये 3 क्लास में हम खत्म किए हैं श्वसन की प्रक्रिया को। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, ध्यान लगाकर। नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग इसे जो लिखाए हैं वो सब आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स में बनाते जाइएगा। वो नोट्स मिलेगा, वो दूसरा नोट्स होगा। तो आप लोग ये सब अपना बनाते जाइएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो अगला वीडियो में अगला बार अब दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो आप लोग जब तक इससे तैयारी कीजिए। ठीक है।